हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जाने हमारा मध्य प्रदेश की इस खास सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत हम एमपी ज्योग्राफी के सभी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश का गठन, ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। मध्य प्रदेश के गठन में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का गठन जो है वह कितने चरणों में हुआ। जैसे मध्य प्रदेश का गठन का पहला चरण जो था वह स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व था। इसके बाद जो दूसरा गठन हुआ, वो दूसरा चरण हुआ वो था 1947 टू 1956। तीसरा चरण था 1956 टू 2000 और जो चौथा चरण था वह 2000 से लेके वर्तमान मध्य प्रदेश आपको जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद। इसके बाद जितने पॉसिबल क्वेश्चंस उसमें हो सकते थे वो सभी हमने फॉर्म किए, फिर उनके आंसर्स करे। एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको कैसे मैप देख के पढ़ना है, इस सीरीज में हम सारी मैप वाली चीजें देख रहे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, यानी कि ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन पर चर्चा करनी है। लेकिन इससे पहले हम ये देखें, जो एमपी के लिए हम बेसिक हमेशा एक बात बोलते हैं कि मध्य प्रदेश क्या है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब ये मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड क्या है? आपने ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ी होगी, लेकिन लेक्चर को रिदम में लाने के लिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। करोड़ों वर्ष पूर्व क्या पृथ्वी जुड़ी हुई थी? अभी अलग अलग है ना, भागों में बटी हुई है। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी जुड़ी हुई थी, जिसको हम क्या बोलते थे? जिसको हम पेंजिया बोलते थे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? इसको हम पेंजिया बोलते थे, या पेंजिया महाद्वीप के नाम से भी आपने सुना होगा। इसके बाद फिर पृथ्वी के अंदर क्रियाएं होना चालू हुई, आंतरिक क्रियाएं होना स्टार्ट हुई, तो पृथ्वी दो भागों में बट गई। ऊपर वाला जो भाग था उसको बोला हमने लॉरेशिया, और जो नीचे वाला जो जितना भी भाग बटा था उसको बोला हमने गोंडवाना लैंड। तो भारत आप एटलस उठाकर देखिएगा, इंडिया आपको नीचे वाले हिस्से में यानी कि गोंडवाना लैंड में दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि एमपी, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो सभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होंगे। ठीक है, वो सभी क्या होंगे? वो सभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कैसे है? प्रायद्वीप क्या कहलाता है? एक ऐसा स्थलखंड या एक ऐसी जगह जो तीन ओर से जल से घिरी हो। क्या हो? जो तीन ओर से जल से घिरी हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अब मध्य प्रदेश इंडिया का मैप देखिएगा आप। इंडिया के मैप में आपको इस तरफ अरब सागर दिखाई देगा, इस तरफ क्या दिखाई देगा? इस तरफ आपको अरब सागर दिखाई देगा, नीचे आपको हिंद महासागर दिखाई देगा। एटलस उठाकर देखिएगा। ठीक है, सारी चीजें मैप के थ्रू देखिए। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही है तो गूगल पे हर चीज का इमेज आपको मिल जाएगा, आप इमेजिनेशन करके पढ़िए। वही मैं बोलता हूं कि अगर राष्ट्रपति पढ़ा या प्रधानमंत्री पढ़ा तो प्रधानमंत्री पढ़ने के बाद नरेंद्र मोदी दिमाग में नहीं आए तो क्या मतलब प्रधानमंत्री पढ़ने का। ऐसे ही जब इंडिया के बारे में सोचो, कंट्री के बारे में सोचो, तो इंडिया का मैप आपके माइंड में आ जाना चाहिए। यहां देखिए, ठीक है, इधर पर आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है, नीचे आपका हिंद सागर, हिंद महासागर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, हिंद महासागर है, और यहां पर आपका बंगाल की खाड़ी है। यहां क्या है? यहां है बंगाल की खाड़ी। और मध्य प्रदेश कहां है? मध्य प्रदेश आपका इस जगह पे है। तो मध्य प्रदेश क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीप को भारत के परिप्रेक्ष्य में लिया, इसलिए उसको प्रायद्वीपीय भारत बोला। ऐसा स्थलखंड या ऐसा भूभाग जो चारों ओर से नहीं, तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और द्वीप किसे बोलते हैं? द्वीप उसे बोलते हैं जो चार ओर से समुद्रों से या चार ओर से जल से घिरा हो, उसको हम द्वीप बोलते हैं। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी, द्वीप समूह। द्वीप समूह किसे बोलते हैं? आप देखिएगा, ये छोटे छोटे द्वीप समूह रहते हैं। ठीक है, जो इधर भी पानी रहता है, इधर भी पानी रहता है। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संरचना देखना, उनको द्वीप समूह इसलिए बोला, छोटे छोटे भागों में बटे हैं एक ही, लेकिन उनके बीच में सब जगह पानी पानी है, इसलिए उसको क्या बोला? उसको बोला द्वीप समूह। ठीक है, तो हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। क्या देखा हमने? मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये देखिए, यहां हमने मध्य प्रदेश को भौगोलिक, मतलब जो हमने बोला ना, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन,
भौगोलिक विभाजन, यहां देखिए मध्य भारत का पठार है, सब अंदर पीपीटी में आपको डिफाइन करके लिखा हुआ है। आपके लिए अच्छे से मैंने पीपीटी तैयार करी हुई है, बस थोड़ा सा वेट करो, आगे आपको अच्छा अच्छा और अभी कंटेंट मिलने वाला है। ये देखो, मैंने बोला था करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी क्या है, एक साथ जुड़ी हुई थी, वही चीज लिखी है, मैं सिर्फ पढ़ के सुना दूंगा। करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई थी तब इसे पेंजिया बोलते थे, और पेंजिया दो भागों में बटा, एक लारेशिया हो गया और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड, कर लेना या गोंडवाना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाता है। गोंडवाना लैंड हो गया। ये देखिए यहां इमेज डाला हुआ है, पेंजिया ये है। मैंने बोला ना कि हर चीज की इमेज गूगल पे उपलब्ध है, हर चीज की इमेज आपको गूगल पर मिल जाएगी। मैं भी जो यहाँ इमेजेस यूज कर रहा हूं वो मुझे गूगल पे ही मिली। मुझे जितना ज्यादा क्रिएटिव मैं बनाने की सोच रहा हूं, मैं उतना ज्यादा क्रिएटिव आपको करके दूंगा। फिर आंतरिक क्रियाएं हुई तो जो पेंजिया है वो दो भागों में टूटा, ऊपर वाला भाग जो है वह लारेशिया कहलाया, और नीचे वाला जो भाग है वह आपका गोंडवाना या गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, ये चीज हमने देखी। फिर नीचे चलते हैं। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पढ़ लिया। हमारा मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का हिस्सा है। नीचे साइड क्या है, दक्षिण, और दक्षिण के पठार का हिस्सा क्या है, हमारा मध्य प्रदेश है। भौतिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, समझ लिया। वर्तमान मध्य प्रदेश कुल 7 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। वर्तमान मध्य प्रदेश कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, 7 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। अभी आगे चलेंगे, देखेंगे 7 भौतिक प्रदेशों में कैसे बटा हुआ है। मुख्यतः मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इधर आप बोल रहे हो कि भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया है, इधर बोल रहे हो कि प्राकृतिक संरचना। मेनली जो मुख्यतः बांटा गया है वह 3 भागों में। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आपके से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने प्राकृतिक संरचनाओं में बांटा गया है, या मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना कितने भागों में विभक्त है, तो उसको आपको आंसर करना है 3। और अगर आता है भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो भौतिक प्रदेशों की संख्या होगी 7। अब कैसे, वो आगे हम मैप में देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम मैप में ये चीज देखेंगे। पहले चल लेते हैं बोर्ड पे। देखिए, राइटिंग पर मत जाना, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, भौतिक संरचना लिखा। अब भौतिक संरचना को उसमें लिखा है 3 भागों, प्राकृतिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला आएगा मध्य उच्च प्रदेश, पहला क्या आएगा, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरे नंबर पर यहां पर लिख सकते हैं हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सतपुड़ा मैकल और श्रेणी। और तीसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं पूर्वी पठार, या आपको इसी का कई जगह नाम मिल जाता है, स्लैश लगा के लिख देता हूं, बघेलखंड का पठार। ठीक है, कई जगह आपको नाम मिल जाएगा इसका, बघेलखंड का पठार। तो मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। लेकिन इस मध्य उच्च प्रदेश को, जो कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर है, लगभग 80% भाग पर है, यानी कि 2/3 हिस्सा इसने कवर करके रखा है। तो इस मध्य उच्च प्रदेश को भी भागों में बांटा गया होगा। तो इस मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 को मिला के, इन 1 और 2 को मिला के कितने हो रहे हैं, 7। तो भौतिक प्रदेश कितने कहलाए, 7। अब लाइन से चलते हैं। पहला आपका मिलेगा मध्य भारत का पठार। ठीक है, पहला मिलेगा मध्य भारत का पठार। फिर आपको मिलेगा मालवा का पठार, ये सबसे बड़ा है भौतिक प्रदेशों में। ठीक है, तीसरे नंबर मालवा का पठार क्या होगा, सबसे बड़ा है ये। एक सेकेंड, तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। यहां यही लिख देता हूं। चौथे नंबर पर मिलेगा नर्मदा सोन घाटी, यहां रीवा पन्ना कर लीजिएगा, कुछ भी कर दो आगे पीछे। रीवा पन्ना का पठार। और लास्ट में आपको यहां मिलेगा नर्मदा सोन घाटी, 5वें नंबर पर मिलेगी नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन
घाटी। ठीक है, हमने देखा मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संरचना में, मुख्यतः 3 भागों में, और मध्य उच्च प्रदेश जो है उसको हमने बांटा 5 भागों में। तो भौतिक प्रदेश कितने कहलाए? भौतिक प्रदेश कहलाए 7। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और लास्ट पूर्वी पठार या फिर बघेलखंड का पठार। अब हम चलते हैं बोर्ड पर और देखेंगे पहले मैप, जो हमने यहां मैप लगा के रखा है। अब कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड। ये देखिए यहां सबसे पहले मध्य भारत के लिए ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, आपको दिखाई देगा ये जो हिस्सा इतना दिखाई दे रहा है ना, यहां पर मैंने बोला कि 80% भाग मध्य उच्च प्रदेश लिए हुए है। ठीक है, यानी कि 2/3 हिस्सा घेरे हुए है कौन? मध्य उच्च प्रदेश। आपको ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ नर्मदा सोन घाटी, अभी हमने पढ़ के आ रहे हैं ना, अभी ये नर्मदा सोन घाटी, यहाँ बघेलखंड का पठार आपको छोड़ देना है, यहाँ सतपुड़ा मैकल श्रेणी छोड़ देनी है। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये मध्य उच्च प्रदेश है, और इसी के अंदर आपको 5 भाग दिखाई देंगे, और सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? मालवा पठार, या इसी को हम बोल सकते हैं मालवा का पठार। पहले नंबर पर मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की देखिए प्रीलिम्स में किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। प्रीलिम्स में आपसे स्थिति बहुत ही कम पूछ सकते हैं कि मध्य भारत के पठार की स्थिति बताइए, यानी कि उत्तर में है या उत्तर पूर्व में है या दक्षिण में है या पश्चिम में है या सिर्फ पूर्व में है। ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में। या आपसे पूछ सकता है राजनीतिक संरचना बताइए, प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति बताइए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में आप क्या क्या बताएंगे? जैसे नदियां हो गई, ठीक है, कृषि हो गई, मिट्टी हो गई। या आपसे मालवा के पठार की जलवायु पूछ सकता है, तो जलवायु में मौसमी दशाएं क्या हैं, जलवायु में आप बता सकते हैं वर्षा की स्थिति क्या है, तापमान टेम्परेचर कैसा है वहां का। तो ये क्वेश्चंस आपसे मेंस में पूछेगा। लेकिन अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो ऐसा आएगा कि मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार या किसी भी पठार का क्षेत्रफल कितना है, या मालवा के पठार से कौन सी नदी, ये नदी जो है वह कौन से नदी कौन से पठार से होकर गुजरती है। अगर बहुत डीप पूछ लिया तो बेसिकली ऐसे ही आते हैं कि मालवा का पठार या कोई भी पठार जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वह मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर है, या मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है, या सबसे बड़ा पठार कौन सा है। या फिर आपसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन अभी तक आए हैं या फिर आ सकते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। आप जल्दीबाजी में या एक्साइटमेंट में ऐसा ना कर दे कि 7 भागों में बांटा गया है। उसने स्पष्ट लिखा है मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, उसका सीधा सा उत्तर होगा 5 भागों में बांटा है। अगर पूछे कि कुल मध्य प्रदेश को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, सीधा सा उत्तर होगा 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पूछ ले कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को मुख्यतया कितने भागों में बांटा है, उसका बिल्कुल सीधा सा आंसर होगा प्राकृतिक संरचना को 3 भागों में। हमने देख लिया कितने भागों में। जो ये हिस्सा है वो 2/3 है। ठीक है, ये जो हिस्सा है वो 2/3 है। बाकी आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और बघेलखंड का पठार है। आगे मैंने पीपीटी में पूरा डिस्कशन किया है, पूरी लिखी हुई है कंटेंट को। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है सबसे पहले मालवा का पठार। एक बार पीछे चल के अपन आगे चल के ये देख लें कि अगली पीपीटी कौन सी है। ये देखिए, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन मैं बता चुका हूं। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। क्या है? मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश के बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5। बार बार एक ही चीज रिपीट करने से कोई सेंस नहीं है। इसके 3 भाग हो गए, 1 2 3, लेकिन इसको एक ही मानते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और ये पूर्वी पठार हो गया बघेलखंड का पठार, जो हमने बोला पहले ही। ठीक है, अब चलते हैं, हमें जो पठार पढ़ना है वो सबसे पहला पठार कौन सा है एक बार देख लें। ठीक है, हर चीज को पढ़ो, मेंस में पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में पढ़ो तो पढ़ो ऐसे कि उससे कौन सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर इस टाइप से आप पढ़ोगे, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ना, अगर आप मालवा का पठार पढ़ रहे हो प्रीलिम्स में, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि यार इससे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार ऑब्जेक्टिव लगा लो या प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगा लो। नेक्स्ट पठार जो हमें पढ़ना है वो है
मालवा का पठार। मालवा के पठार की स्थिति देखेंगे कि मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश में किस जगह पर अवस्थित है। किस जगह पर अवस्थित है का मतलब है कि मालवा के पठार के उत्तर में क्या है, मालवा के पठार के दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है या पश्चिम में क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं मालवा के पठार के उत्तर में, मालवा के पठार का उत्तर, देखिए मैप में ही ये चीज समझ में आ सकती है आपको। ये उत्तर दिशा दिखाई दे रही है ना, मालवा के पठार के उत्तर में क्या है, मालवा के पठार के उत्तर में है मध्य भारत का पठार। मालवा के पठार के उत्तर में है मध्य भारत का पठार और मालवा के पठार के दक्षिण में क्या है, नर्मदा सोन घाटी। मालवा के पठार के दक्षिण में क्या है, नर्मदा सोन घाटी। आप सिर्फ रटते हो किताबों में, मुझे पता है क्या लिखा रहता है, एक कहानी सी लिखी रहती है और वो कहानी रटने में लगभग काफी समय लग जाता है और बार बार वो भूल जाती है। मालवा के पठार के उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पूर्व में ये है, पश्चिम में ये है। एक बार मैप उठा के देखो ना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर दोबारा मैप भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तर में देख लिया मध्य भारत का पठार है, दक्षिण में देखा क्या है, नर्मदा सोन घाटी है। अगर पूर्व की बात करें, अगर सिर्फ पूर्व की बात करें, अभी मैं सिर्फ पूर्व बोल रहा हूं, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूं, रेड, ओके। अगर पूर्व में देखें तो इधर ये पूर्वी हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये आपको पूर्वी हिस्सा दिख रहा है ना, तो पूर्वी हिस्से में क्या दिखाई दे रहा, पूर्वी हिस्से में रीवा पन्ना का पठार है। तो उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। अब आप बोलोगे सर पश्चिम में तो खाली है, बट इंडिया का मैप देखोगे ना तो इंडिया के मैप में यहाँ कुछ तो होगा, पश्चिम में इस तरफ कुछ तो होगा। इस तरफ क्या है, इस तरफ है गुजरात का मैदान, इस तरफ क्या है, गुजरात का मैदान। ठीक है, पश्चिम में क्या है, गुजरात का मैदान। तो देख लिया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब मालवा के पठार के उत्तर पूर्व, इस चारों तरफ से घिरा कैसे है। अब इधर पे भी तो कुछ है और ये क्या कहला रहा है, उत्तर, और ये क्या कहला रहा है, पूर्व। तो मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में क्या है, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। तो मालवा के पठार की अवस्थिति हमने देखी कि कैसे, और अगर उत्तर पश्चिम में देखें, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में देखें तो इस जगह पर आपको क्या दिखाई देगा, इस जगह दिखाई देगी राजस्थान उच्च भूमि। थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़िएगा, नहीं भूलेगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। मैं बार बार एक ही चीज इसलिए रिपीट करता हूं कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, या कोई भी सेंटेंस में रिपीट इसलिए करता हूं, आपको यही चीजें जब आप लेक्चर देख रहे हो तब आपको चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, यहां क्या है, यहां है राजस्थान उच्च भूमि है, राजस्थान उच्च भूमि है। समझ में आया, उत्तर पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये देखा। फिर अब हम मालवा के पठार को या किसी भी पठार को पढ़ेंगे कैसे, उसके डायमेंशंस क्या होंगे। तो ऐसे हम पढ़ेंगे कि अगर मेष के लिए पढ़ रहे होते तो उसकी राजनीतिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी चीजें देखते। हमें पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी मानचित्रीय स्थिति क्या है, जो कभी पेपर में नहीं पूछी जाती, बट एक रिदम बनाने के लिए वो चीज मैंने लिख दी है। सेकंड में हम देखेंगे कि मालवा के पठार का विस्तार यानी कि क्षेत्रफल क्या है, जो एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। थर्ड में हम देखेंगे कि मालवा के पठार में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में जो जो चीजें हैं ना वो हमें देखना है, या इस पर्टिकुलर एरिया में जो जो चीजें हैं वो हमें देखनी है, या इस पर्टिकुलर एरिया में जो जो चीजें हैं वो हमें देखनी है। यहाँ जिला कौन सा है, यहाँ से नदियां कौन कौन सी निकल रही हैं, वो हम अलग भी पढ़ेंगे नदियां, लेकिन यहाँ नदियों के अलावा जलवायु क्या है, यहाँ की मिट्टी कौन कौन सी है, यहाँ पर यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, यहाँ के पर्यटन स्थल कौन से हैं, सारी चीजें देखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं पीपीडी पे। और ये चीजें ऐसी हैं जो समझाने वाली नहीं है, आई थिंक ये सिर्फ फैक्ट है और फैक्ट आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेंगे, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना सकता हूं। ये चीजें स्थिति जो है वो मैं क्लियर कर सकता हूं। ये देखिए मानचित्रीय स्थिति मैं पहले बता दूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ है। मैंने एक ऑथेंटिक किताब से ही देख के यहां पर लिखी हुई है कि 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, फिर मालवा के पठार की मानचित्रीय स्थिति, विस्तार क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है। बोला था सबसे बड़ा पठार कौन सा है, सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इसका कुल क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। अगर विश्वास करना है तो करो, वरना प्रीवियस ईयर के कोई भी
पेपर के, भले ही पटवारी हो, भले ही एमपीपीएससी हो या एमपी पुलिस हो, जो भी संविदा शाला शिक्षक जो भी आती हैं वर्ग 1 2 3, सभी में आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी साल में पूछा गया है कि मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है, 88,222 वर्ग किलोमीटर। मालवा के पठार का क्षेत्रफल देख लिया, और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है, देखा ना, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है, और कुल भूमि का 28.6% है। यानी कि आपको जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह कितने प्रतिशत भाग कवर किए हैं, यह अगर इसको पूरे को 100 मान लिया जाए, वही चीज वो जो कॉन्सेप्ट मैंने सामान्य परिचय में बताया था, अगर इसको पूरा 100% मान लिया जाए तो मालवा का पठार है, यह कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है, यह घेरे हुए है 28.6%। कहीं कहीं आपको 26 कुछ प्रतिशत भी मिलेगा, वो बिल्कुल गलत है, उसका जो सही आंसर है वह 28.6% है। एमपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एकदम करेक्ट डाटा नहीं मिल पाता। डेटा आपको हमेशा जो है वह ऊपर नीचे ही मिलेगा, चाहे वह मानचित्र स्थिति हो या प्रतिशत हो या जनसंख्या हो, कुछ भी चीज होगी आपको डाटा तो मिस ही मिलेगा हर जगह। तो मिस में परेशान नहीं होना है, अधिकतर जो यहां पर मैं डेटा लेके आ रहा हूं वो डेटा आपको ऑथेंटिक ही मिलेगा। निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन एवं दक्कन ट्रैप के अपरदन से हुआ है। ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी निकली, उससे लावा निकला, और जो सूख गया लावा उससे क्या बना, मालवा का पठार बना। यानी कि ज्वालामुखी उद्भेदन एवं दक्कन ट्रैप के अपरदन से हुआ। और यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यह कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको ऑप्शन दे देगा लाल पीली मिट्टी, नीचे ऑप्शन रहेगा लेटेराइट मिट्टी, और नीचे ऑप्शन रहेगा जलोढ़ मिट्टी, और सबसे नीचे ऑप्शन रहेगा काली, साधारण काली मिट्टी, या फिर साधारण काली ना दे तो गहरी काली भी दे सकता है, या अगर दोनों दे दे तो उसमें उपरोक्त तो दोनों भी लिख सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डिपेंड करेगा कि साधारण काली और गहरी काली दोनों है तो ए एवं बी, या इनमें से कोई एक है तो इनमें से कोई एक इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा साधारण काली मिट्टी या गहरी काली मिट्टी। इसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। फिर जलवायु, यहाँ की जलवायु में आगे लिखी हुई है, जलवायु देख लेते हैं। और जो यहाँ लिखा हुआ है, चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला है। चीनी यात्री आए यहाँ पर, फाहियान ने यहाँ मालवा में रहे, उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा मौसम लगा, क्लाइमेट इतना अच्छा था यहाँ का कि उन्होंने बोला कि भाई ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, यानी कि सबसे अच्छी जलवायु है। मालवा के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां, मालवा के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां, आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा पहले भी, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि अधिकांश जो नदियां हैं, एक सेकंड पीछे ही चल लेते हैं, अधिकांश जो नदियां हैं वह इसी एरिया से निकल रही हैं, मालवा के पठार से ही निकल रही हैं। अधिकांश नदियां कहां से निकल रही हैं, मालवा के पठार से ही निकल रही हैं। इसलिए मैंने लिखा वहां पर कि मालवा के पठार से सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं, या मालवा के पठार को भी नदियों का मायका हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, अब कैसे, यहां पर देख लीजिए आप, यहां जनापाव से चंबल नदी भी निकलती है, यहां से माही नदी भी निकलती है। ठीक है, माही के बाद यहां ताप्ती नदी भी, ताप्ती नहीं है लेकिन सिंध नदी है, कूनो नदी भी है। तो जितनी नदियां हैं अधिकांश मालवा के पठार से निकल रही हैं। सारी नदियां लिखना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कुछ ऐसी नदियां लिखी जो इंपॉर्टेंट है। आगे हम नदियों वाले लेक्चर में आप निश्चिंत रहें, बहुत अच्छे तरीके से नदियां पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैप में देखेंगे और आपको भूलने नहीं देंगे। उम्मीद करता हूं कि सारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो पहले मालवा के पठार में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, फिर नर्मदा इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। अब दक्षिणी सीमा वही ना, आप रटो मत, देखो एक सेकेंड, मालवा का पठार, ये नर्मदा नदी जो है वह दक्षिणी सीमा बनाती है। अब मालवा का पठार यहां खत्म हो रहा है, ये नर्मदा सोन घाटी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा घाटी है, वह मालवा के पठार को सतपुड़ा के पठार से अलग कर रही है। मालवा के पठार को सतपुड़ा के पठार से अलग कर रही है। दिख रहा है ना कि दक्षिणी सीमा यह नर्मदा नदी यहां पर बना रही है। फिर चंबल, यहाँ की नदियां चंबल है, छिप्रा जो कि चंबल में आके मिल जाती है, एक गंभीर नदी भी है, पार्वती नदी भी है, सिंध नदी भी है, माही नदी भी है और चोरल नदी भी है।
ठीक है। अधिकांश आप लेक्चर देखेंगे आपको उन लेक्चर्स में ये दिखाई देगा कि वो वही नदियों का भी वर्णन करने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पठार पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पठार पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नदी वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सी नदी कहां जाके मिलती है, कितने नदी तंत्र हैं, पूर्व पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, जितने भी नदियों से पॉसिबल फैक्ट और पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो सभी देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लो कि मालवा के पठार से चंबल, चिप्रा, गंभीर, पार्वती, कूनो, सिंध, ये सारी नदियां निकलती हैं। चोरल नदी भी निकलती है। चोरल एक ऐसी नदी है, चोरल डैम भी है, ठीक है। तो चोरल एक ऐसी नदी है जहां पर अधिकांश कपल जाके सुसाइड करते हैं। कपल्स के लिए सुसाइड पॉइंट माना गया है इसको, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। फिर बोला सम्मिलित जिले। इस मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? मैप आपने, एक सेकेंड, अगर मैप आपने देखा होगा तो उस मैप में आपको यह चीज समझ में आई होगी कि भाई मालवा का पठार उत्तर पश्चिम तरफ है। इस तरफ कौन कौन से जिले हैं? इंदौर है, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार। अब आप लोग सोचे कि इसमें मैं कुछ समझाऊं, तो इसमें समझाने जैसी बात नहीं है, मैप ही देखना पड़ेगा आपको। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर सहित 18 जिले, और ब्रैकेट में लिखा है पूर्ण एवं आंशिक रूप से, यानी कि कुछ जिले ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा आ रहा है और कुछ जिले ऐसे हैं जिनका पूरा हिस्सा आ रहा है। जैसे इंदौर का पूरा हिस्सा आ रहा है, लेकिन सागर उसमें से एक ऐसा जिला है जिसका कुछ हिस्सा मालवा के पठार में आता है, ना कि पूर्ण हिस्सा मालवा के पठार में आएगा। सम्मिलित जिले कौन से हैं? प्रवाहित नदियां, साधारण काली मिट्टी, यहां मिट्टियां देख ली, मानचित्रीय स्थिति देख ली, विस्तार देख लिया, और आगे अब हम चलेंगे। तो मालवा के पठार में वर्षा की स्थिति क्या है? बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन 75 से 125 सेंटीमीटर, 75 टू 125 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा जो है वह रिकॉर्ड करी गई है। ये सभी आंकड़े ऐसा बताते हैं। फिर जलवायु कैसी है? जलवायु है समशीतोष्ण। फाहियान बोल के गया कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। उसका कुछ तो रीजन होगा। मालवा के जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है, यानी जहां पर ना ज्यादा गर्मियों में गर्मी होती है और ना सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है, यानी कि दिन का टेम्परेचर जितना गर्म रहता है, रात का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा ठंडा या फिर अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि मालवा की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। फिर नेक्स्ट है वन संपदा। मालवा के पठार की वन संपदा कैसी है? पश्चिमी मालवा वन विहीन है, यानी कि इस तरफ का मालवा माने तो वन विहीन है, और पूर्वी मालवा में क्या क्या मिलेगा आपको? साल मिल जाएगा, सागौन, शीशम, तेंदुपत्ता, पलास, महुआ। तेंदुपत्ता क्या है? जीवन का आधार है। मैंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है, और बीड़ी क्या है? जीवन का आधार है बहुत सारे लोगों के। और महुआ, महुआ से अब क्या ही बताऊं, उससे तो मतलब जन्नत नसीब हो जाती है कई लोगों को महुआ से। अब क्या उसके बारे में डिस्कशन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। यहां प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? मालवा के पठार को क्या संज्ञा दी गई है वह देखते हैं। प्रमुख फसल है सोयाबीन, फिर गेहूं, कपास सहित सभी खाद्यान्न फसलें पाई जाती हैं। अब सभी खाद्यान्न फसलें क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी मिट्टी है कि अगर आप जानापाव तरफ जाएंगे या मालवा का भ्रमण करेंगे, फिर आप बुंदेलखंड का भ्रमण करने जाएंगे या बघेलखंड का भ्रमण करने जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जितनी खेती वहां पर अगर 1000 स्क्वायर फुट में यहां पर जो खेती हो रही है, मानो वो 10,000 स्क्वायर फुट में हो रही होगी बुंदेलखंड में। इतना डिफरेंस है यहाँ की खेती में, इतनी अच्छी खेती होती है। तो यहाँ पर सोयाबीन, गेहूं, कपास सहित खाद्यान्न फसलें होती हैं। और मालवा के पठार को रोटी की डलिया या अन्न का भंडार भी कहा गया है। मालवा के पठार को रोटी की डलिया या अन्न का भंडार भी कहा गया है। और खनिज संपदा की दृष्टि, अब देखो खनिज संपदा भी पढ़ना है, लेकिन यहां सिर्फ मालवा का पठार है तो मालवा के पठार के नगण्य, यानी कि यहाँ खनिज संपदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें समझना है तो झाबुआ अलीराजपुर जिले में रॉक फास्फेट एवं एस्बेस्टस के लिए जाने जाते हैं। झाबुआ और अलीराजपुर जिले जो हैं रॉक फास्फेट एवं एस्बेस्टस के लिए जाने जाते हैं। फिर हमने आपसे बोला था कि हम यहाँ के पर्यटन स्थल भी देखेंगे। पर्यटन स्थल में मांडू सिटी ऑफ जॉय है, इसके बाद उज्जैन महाकाल की नगरी, धार का किला, उदयगिरी की गुफाएं, भोजपुर सांची के स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य धार में है, और सैलाना फ्लोरिकल्स रतलाम में है, राला मंडल इंदौर, वन विहार भोपाल,
ये अगर आपने यूनिट 1 पढ़ी होगी तो ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी, ठीक है। कौन सा पर्यटन स्थल कहां पर है ये दिया गया है वहां पर। तो यहां हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वही ना कि अगर नदियां पढ़ रहे हैं यहां पर तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें जो मालवा के पठार में हमें पढ़ना है। अगर हम पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं तो वहां नहीं चले जाएं कि धार का किला किसने बनवाया, अगर धार का किला किसने बनवाया तो वहां रहा कौन, फिर वो किससे संबंधित है, ये नहीं पढ़ना। ये हम यूनिट 1 में जब पढ़ेंगे उस चीज को देखेंगे, क्योंकि ऐसे में आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और मैं भी टॉपिक से भटक जाऊंगा। कुछ और लिखा था क्या? हाँ, एक सेकेंड, नहीं लिखा, ओके। अब मालवा के पठार का औद्योगिक विकास कैसा है। सबसे पहले तो जो मेन चीज है वो देख लेते हैं। प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में पीथमपुर लिखा है, पीथमपुर है ये। प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में पीथमपुर है, जो ऑटोमोबाइल्स में मोटर वाहन उद्योग के कारण मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश का डेट्राइट पीथमपुर को बोला जाता है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश का डेट्राइट पीथमपुर को बोला जाता है। अब औद्योगिक विकास में यहां पर कौन कौन सी मिल हैं, कौन कौन से कारखाने, कौन कौन सी फैक्ट्रियां स्थापित करी गई हैं, तो देखिए कॉटन मिल इंदौर में ही है, इंदौर, ठीक है। कल्याण मल मिल ये भी इंदौर में ही है। मालवा सूती कपड़ा मिल ये भी इंदौर में है। बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, हालांकि जाने में लोगों को शर्म आती है, क्योंकि यहाँ 100 रुपए में 2 जोड़ी टी शर्ट मिल जाए, पता चले 200 रुपए में पैंट शर्ट दोनों आ जाए आपके, तो इसलिए यहां जाने में शर्माते हैं लोग। हीरा मिल उज्जैन में है, ठीक है, हीरा मिल भी है तो उज्जैन में है। कृत्रिम रेशा का कारखाना नागदा में है, और नागदा क्या है, नागदा 53वां जिला प्रस्तावित है। बरलाई शुगर मिल इंदौर में, सेठ गोविंददास शुगर मिल उज्जैन में, जावरा शुगर मिल रतलाम में। जावरा शुगर मिल बहुत ज्यादा फेमस है। भोपाल शुगर मिल्स है सीहोर में। कहां है, सीहोर में। आपको ये सारी पीडीएफ जो भी मैं 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं उनकी, या फिर जो अभी पढ़ा रहा हूं और आगे पढ़ाऊंगा, उन सभी की पीडीएफ एक ही जगह पर मिलेगी। @रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और आर्थिक विकास, ये औद्योगिक विकास है, आर्थिक विकास यानी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है यहाँ का, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसा है, तो महारत्न कंपनी BHEL भी है भोपाल में। और भोपाल कहां आता है, मालवा के पठार में आता है। महारत्न कंपनी कौन सी है, BHEL भोपाल में है। करेंसी नोट के निर्माण की इकाई देवास में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, और लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। ये जब हम उद्योग पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी जो सिर्फ एक लिखा हुआ है यहां पर कि आर्थिक विकास मालवा के पठार का कैसा है, अगर आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे औद्योगिक विकास के लिए आप इतनी चीजें लिख सकते हो। अगर आपसे आर्थिक विकास पूछे तो आप ये एक आध लाइन ऊपर इंट्रो में ऐड करके बीच में ये लिख सकते हो कि महारत्न कंपनी BHEL यानी भेल भोपाल में है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मालवा का पठार हमने यहां कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे मध्य भारत का पठार, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है मध्य भारत का पठार, ठीक है। मध्य भारत के पठार की फिर वही चीज करेंगे, मध्य भारत के पठार की स्थिति देखेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको मध्य भारत का पठार, ठीक है। अब समझ लीजिए मध्य भारत के पठार के पश्चिम में क्या है, यहां पर आपको राजस्थान उच्च भूमि दिखाई देगी। राजस्थान उच्च भूमि है ये। इधर पर आपको बुंदेलखंड का पठार, यानी कि ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा, ये उत्तर पूर्वी, मान लीजिए सिर्फ पूर्वी का हिस्सा कहलाएगा, तो ये आपका पूर्व का हिस्सा हो गया, यानी कि बुंदेलखंड का पठार है। इसके दक्षिण में मालवा का पठार है, ये दक्षिण मान लीजिए यहां पर, ठीक है। ये दक्षिण में क्या है, दक्षिण में मालवा का पठार है। यहां पर पूरा यमुना का मैदान है। तो मध्य भारत के पठार की स्थिति समझ में आ रही है ना, मैप में देख लीजिए, मैप में देख लीजिए मध्य भारत के पठार की स्थिति क्या है। उत्तर में क्या है, यमुना का मैदान है। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में राजस्थान उच्च भूमि है। पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, और दक्षिण में क्या है, मालवा का पठार है। अब चलते हैं जो लिखा हुआ है वहां पर मालवा के पठार, मध्य भारत के पठार की फिर मानचित्रीय स्थिति। 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट। मैंने बहुत ज्यादा एक्यूरेट लेने की कोशिश करी है, अगर फिर भी कहीं आपको अलग मिलता है तो प्लीज ये मत बोलिएगा कि सर आपने गलत पढ़ाया है। गलत नहीं है ये, आपको ये 24 डिग्री हर जगह मिलेगा, ये 74 डिग्री हर जगह मिलेगा, बट आपके मिनट इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो है वो जो बुक लिख रहा है या जो ऑथर है उसने भी नहीं नापी है,
ठीक है, तो एग्जैक्ट में जो आपका हो सकता है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो 24 डिग्री है वो आपको हर जगह लिखा मिलेगा। 24 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये स्थिति होगी अक्षांशीय, और देशांतरी 74 डिग्री 20 मिनट से 77 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। ठीक है, ये चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए। अब जो मेन बात पे आना है, इसका विस्तार। इसका विस्तार कैसा है? इसका कुल विस्तार 32,896 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार है 32,896 वर्ग किलोमीटर है। और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। वही अगर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसको 100% मान लो, तो जो मध्य भारत का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 10.7% होगा। कितना होगा? 10.7% होगा। लगभग इसके 3 लेक्चर जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन स्लो चलना भी अच्छी बात है, आपको चीजें याद हो जानी चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल देखा, फिर इसका निर्माण दक्कन ट्रैप विंध्यन शैल समूह के अपरदन से, और 2 चीजें देख लीजिए पहले, दक्कन ट्रैप और विंध्यन शैल समूह। विंध्य शैल समूह जो है वह उसके अपरदन से, उसका कटाव हुआ, उसके अपरदन से क्या हुआ? उससे के अपरदन से मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ। और मेन जो यहां पर उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है चंबल के नदी द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से। चंबल नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से उसी कारण वहां पर क्या बने हुए हैं? बीहड़ बने हुए हैं। और जहां कौन निवास करता है? वहां पर डाकू निवास करते हैं, या गलत एक्टिविटी, गलत गतिविधियां करने वाले लोग निवास करते हैं। तो दक्कन ट्रैप और विंध्यन शैल समूह के अपरदन से एवं चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। अगर आपसे सिर्फ निर्माण पूछ लेता है, क्या इतना लिखना सही है? हाँ बिल्कुल, इतना लिखना सही है। अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो। जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। सॉरी, मध्य भारत के पठार की जलवायु क्या है? अर्ध उष्णकटिबंधीय, यानी कि गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी की रहना मुश्किल हो जाए, और सर्दियों में इतनी ज्यादा सर्दी के कंबल से निकलना बाहर मुश्किल हो जाए, या नहाना रोज रोज का मुश्किल पड़ जाए। इतनी ज्यादा सर्दी होती है और इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि दिन में 4-4 बार भी नहा लो तो भी लगता है कि यार अभी एक बार और नहाना चाहिए। ऐसी स्थिति बुंदेलखंड की भी है, लगभग बघेलखंड की भी ऐसी स्थिति है। तो ये ऐसे हैं जहां की अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ की, या इसको उपोष्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है तो जलवायु कैसी है? अर्ध उष्णकटिबंधीय, यानी कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश की कहां है? उत्तर पश्चिम भाग में। देखिए उस तरफ नहीं, इस तरफ देखिए, उत्तर पश्चिम भाग में मध्य भारत का पठार स्थित है। यह भी देखा कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इसे चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। इसे चंबल का क्या कहा है? उप आर्द्र प्रदेश या सह आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। चंबल का उप आर्द्र प्रदेश या सह आर्द्र प्रदेश भी बोलते हैं। अब चलते हैं प्रवाहित नदियां, यानी मध्य भारत के पठारी ऊपरी वाले हिस्से से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। वैसे पहले आपको नदियां पढ़ लेना चाहिए था, मैं पढ़ा देता, लेकिन पठार वाला जो टॉपिक है वो पहले दिया हुआ है, इसलिए अपन पहले पढ़ रहे हैं, बाद में नदियां समझ लेंगे। ठीक है, तो प्रवाहित नदियां, चंबल सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है। मध्य भारत के पठार से प्रवाहित होती है, हालांकि निकलती मालवा के पठार से है, लेकिन प्रवाहित होते हुए कहां जाती है? मध्य भारत के पठार में। सिंध नदी भी प्रवाहित होती है और कूनो नदी भी वहीं प्रवाहित होती है। सिंध और कूनो नदी भी मध्य भारत के पठार में प्रवाहित होती है। कूनो नदी कूनो पालपुर जो अभ्यारण्य है उसके बीच से निकलती है। ठीक है, सम्मिलित जिले यहाँ कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी में भी वही बोला ना कि आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से। वहां आंशिक रूप से कौन सा था? आंशिक रूप से सागर था। यहां पर आंशिक रूप से शिवपुरी को भी मान सकते हैं, क्योंकि करेरा और खनिया दाना को छोड़कर, करेरा और खनिया दाना मध्य भारत के पठार में नहीं आते, वो बुंदेलखंड के पठार में आएंगे। तो शिवपुरी में करेरा और खनिया दाना को छोड़कर ग्वालियर, गुना, नीमच, मंदसौर पूर्ण एवं आंशिक रूप से। वही बोला पूर्ण एवं आंशिक रूप से, यानी कि मंदसौर का भी देखिएगा, नीमच का भी देखिएगा, कुछ हिस्सा आ रहा है, पूरा हिस्सा नहीं आ रहा। पूरा हिस्सा कुछ हिस्सा मध्य भारत के पठार में आता है और कुछ हिस्सा मालवा के पठार में आता है। तो सम्मिलित जिले देख लिए, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ऊपर के जितने जिले। मैप देखिए प्लीज, हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अगर आप मैप देखने में आलस कर रहे हो तो मत कीजिए आलस। हर एक बुक में पुणे कर ले लीजिए, कोई भी बुक आप ले लीजिए, उसमें मैप आपको इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट मिलेगा।
मैप आपको फ्री मिलता है, उसका यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए मैप का और मैप देखिए आप, ठीक है। वर्षा की स्थिति कैसी है? 50 से 75 सेंटीमीटर। वर्षा बहुत ही कम होती है। ये जो लिखा हुआ है 50 से 75 सेंटीमीटर, ये पेपर पे लिखा हुआ है, यानी अगर कागज उठा के देखें जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहां 50 से 75 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो 55 से 57.5 सेंटीमीटर ना के बराबर वर्षा होती है। अगर रियलिटी देखी जाए तो 55 टू 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है सिर्फ मध्य भारत के पठार में। मतलब बोले तो नाम मात्र की वर्षा ही यहां पर होती है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिखे हैं 50 से 75 सेंटीमीटर। आपको यही आंसर करना है। फिर मिट्टी यहां पर कौन सी पाई जाती है? अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी। बोला कि चंबल द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से ही मध्य भारत का पठार निर्मित है, इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपरी वाले हिस्से में, उत्तर वाले हिस्से में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है पूरे में, तो मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है एवं कुछ स्थानों पर कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। यह मैंने अधिकतर ऐसा देखा है, जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां कहीं कहीं कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। तो मिट्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर पूछ लिया जाए मध्य भारत के पठार में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें आपको जलोढ़ मिट्टी चूज करना है। अगर आपसे पूछ लेता है मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, आपको 10.7%, 11.7%, 9.47% या फिर 12.12% आपको दे सकते हैं। 12.12% आपको दे सकते हैं। आपको सही आंसर जो चूज करना है वह 10.7% उत्तर चूज करना है, आपको आंसर चूज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वन संपदा। वन संपदा, कम वर्षा के कारण कटीली एवं झाड़ी नुमा वनस्पति। कम वर्षा, अब देखिए 50 से 75 सेंटीमीटर है, रियलिटी मैंने आपको बताई 55 से 57.5 सेंटीमीटर। जब इतनी कम वर्षा होगी तो क्या वहां की मिट्टी उपजाऊ होगी? नहीं होगी, और नहीं होगी वहां पे तो कटीली वनस्पतियां होंगी, वर्षा नहीं होगी। तो कम वर्षा के कारण कटीली एवं झाड़ी नुमा वनस्पति जैसे खैर, बबूल, खैर यानी कत्था, बबूल, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। ये ऐसा पेड़ है कि बाय डिफॉल्ट हर जगह चिपका मिलेगा आपको। कुछ भी ना याद आ रहा हो तो आपको 3-4 नाम याद कर लेने हैं। पलाश हो गया, बबूल हो गया, खैर हो गया, ये सभी पेड़ आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। साल भी अधिकांश मिल जाता है। करौंदा, पलाश, तेंदू, वही तेंदू पत्ता जो मैंने बताया आपके जीवन का आधार, ठीक है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। अब तो वो व्हाइट व्हाइट सा कुछ आने लग गया है, सिगरेट, ठीक है, सॉरी। वन संपदा, वन संपदा में क्या? कम वर्षा के कारण कटीले एवं झाड़ीनुमा वनस्पति पाई जाती है, बताया। फिर प्रमुख फसलें सरसों, हाँ मेन याद रखिएगा, सरसों यहां पर पाई जाती है, मुख्यतः यहां पर सरसों पाई जाती है। फिर चना, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सारी फसलें पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आप याद रख लीजिए सरसों। मध्य भारत के पठार में मुरैना जिला आता है और मुरैना जिले में सबसे ज्यादा सरसों पाई जाती है, इसीलिए मध्य भारत के पठार मुरैना जिले में सर्वाधिक सरसों होती है, अतएव इसे सरसों की हांडी भी बोला जाता है। सरसों की हांडी भी बोला जाता है। तो यहां पर चना, गेहूं, मक्का, ज्वार, मूंगफली और सरसों पाई जाती है। मुरैना जिले में सर्वाधिक सरसों होने के कारण इसे सरसों की हांडी बोला जाता है। सरसों की हांडी किसे बोला जाता है? सरसों की हांडी बोला जाता है मुरैना जिले को। फिर देखिए यहां खनिज संपदा कौन कौन सी है? खनिज संपदा में रंगीन संगमरमर। फिर याद कीजिए, आप रिलेट कर पाएंगे तो कर पाएंगे आप आंसर, या रिलेट कर पाएंगे तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। देखिए मध्य भारत के पठार में कौन सा जिला आ रहा है? मुरैना, ठीक है, इसलिए वहां पर सरसों ज्यादा हो रही है। फिर मध्य भारत के पठार में कौन सा जिला आ रहा है? ग्वालियर, और ग्वालियर में हम सभी को पता है बेसिकली कि ग्वालियर में संगमरमर पाया जाता है। तो रंगीन संगमरमर कहां? ग्वालियर में पाया जाता है। चीनी मिट्टी, सीसा, ग्रेनाइट, लौह अयस्क भी ग्वालियर में मिल जाएगा। बलुआ पत्थर, इमारती पत्थर एवं स्लेट, ये सभी चीजें, ये सभी जो खनिज पदार्थ हैं वो आपको मालवा के पठार में, सॉरी मध्य भारत के पठार में मिल जाएंगे। अगर कहीं मालवा का पठार में बोल भी रहा हूं तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं रहता है याद, जीभ बार बार फिसल जाती है, तो उस चीज को समझ लीजिए, मैं मध्य भारत का पठार ही बोल रहा हूं। खनिज संपदा देख लिया। क्वेश्चन आपसे मेंस में ऐसे पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश की खनिज संपदा पर चर्चा कीजिए। मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार की खनिज संसाधन पर चर्चा कीजिए। मध्य भारत के पठार की प्राकृतिक संपदा क्या है, या मध्य भारत के पठार के प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा करें, जिसमें आपको नदियां लिखना पड़ेगी, जिसमें आपको प्राकृतिक संसाधन में आपके कृषि आ जाएगी, ये सारी चीजें आपको वहां प्राकृतिक संसाधन में लिखना पड़ेगी। फिर पर्यटन स्थल,
बोला था हर चीज में पर्यटन स्थल देखेंगे। वहां ग्वालियर का किला है, ग्वालियर है ऊपर, ठीक है, नरवर का किला भी है, अटेर का किला भी है, पीताम्बरा माता का मंदिर जो सबसे मुख्य दतिया में है। पीताम्बरा माता का मंदिर कहाँ है? पीताम्बरा माता का मंदिर दतिया में है। एक सेकेंड, ये पीपीटी चली कैसे गई, वेट। चलिए एक मिनट, ओके। हम पर्यटन स्थल पर बात कर रहे थे, तो पर्यटन स्थल में ग्वालियर है ऊपर, तो ग्वालियर का किला हो जाएगा। नरवर का किला, अटेर का किला कहाँ है? भिंड में है। और इसके अलावा पीताम्बरा माता का मंदिर दतिया में है। पूरी चीजें जो डिस्कस करनी है वो सेम टॉपिक पर करनी है, मालवा मध्य भारत के पठार पर करनी है। अगर आपको ज्यादा ही नॉलेज लेना है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया, उसे किलों का जिब्राल्टर क्यों बोलते हैं, या जो भी है किलों का रत्न क्यों बोलते हैं, ये चीजें पढ़नी है, तो यूनिट 1 में भी वो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब लास्ट है औद्योगिक विकास। जहां औद्योगिक विकास, आपने मालनपुर का नाम सुना होगा, प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर है जो भिंड जिले में स्थित है। मालनपुर है जो कहां है? भिंड जिले में स्थित है। यहां पर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण एवं सभी इकाइयां हैं, विभिन्न इकाइयां हैं। मुरैना जिले के बानमोर में स्थित मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई। मुरैना जिले के बानमोर में, याद रखिएगा बानमोर कहाँ है? मुरैना जिले में। और यहाँ क्या किया गया? यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की गई है। मुरैना जिले में राज्य कृषि विकास निगम के द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा सरसों तेल कारखाना, सरसों की हांडी भी मुरैना को बोलते हैं, और यहाँ सरसों तेल कारखाना भी बनाया गया है सबसे बड़ा, ठीक है। तो मालनपुर कहाँ है? भिंड जिले में स्थित है। यहाँ क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां सम्मिलित हैं। तो हमने 2 पठार देख लिए हैं। अब अगले जो पठार हैं, अगली वीडियो में हम लगभग 3 या 4 पठार कंप्लीट करेंगे, या हो सकता है सभी पठार कंप्लीट कर लें। 1 घंटे की वीडियो वो हम रख लेंगे। ये लगभग 35 से 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो पढ़ते जाइए, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो रहे हैं वो सॉल्व करते जाइए, क्योंकि आप साथ साथ में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाएंगे, वो दिक्कत नहीं करेगा। आप इकट्ठे ऑब्जेक्टिव लेके बैठेंगे, आपको चीजें मैच करेंगी, फिर समझ नहीं आएगा। और जिसको भी ये भ्रम है सिलेबस चेंज हो गया है, जिसको भी ये भ्रम है कि इस बार का जो 2020 का एग्जाम हुआ है वो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करने से बहुत अलग है, ठीक है, वैसा नहीं आया पेपर, तो ये भ्रम भुला दो, क्योंकि बहुत कम पेपर है जो ऐसा चेंज होके आया है। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट का आकलन करने पे, एनालिसिस करने पे आप अगला पेपर सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है सर ये पेपर प्रीवियस ईयर जैसा नहीं था। अब प्रीवियस ईयर पेपर का आकलन या एनालिसिस करने से क्या मतलब है? तो वो ये भ्रम भुला दें बिल्कुल पूरी तरीके से। तो मिलते हैं कल फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।